अस्सलामुअलैकुम। दो प्यारे बच्चों, अब हम लेक्चर 4 स्टार्ट करें। और लेक्चर 4 में हम दो सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रेस्पिरेटरी फंक्शंस और नंबर 2 रेस्पिरेटरी सरफेस। देखिए भाई, अगर मैं आपके लिए रेस्पिरेटरी फंक्शंस की बात करूं तो एक ही रेस्पिरेटरी फंक्शन से मैं सारे रेस्पिरेटरी फंक्शन निकाल दूंगा। ठीक है। नंबर 1, ओ भाई, ये वेंटिलेशन का काम करता है। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो आपको बखूबी पता होगा कि वेंटिलेशन क्या होती है। वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर। ओहो, मूवमेंट ऑफ एयर। अगर हवा मूव करेगी तो हवा में क्या है? हवा में गैसेस हैं। इसका मतलब वेंटिलेशन का मतलब हो गया कंटिन्यूस सप्लाई, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि कंटिन्यूस इन एंड आउट। इन एंड आउट। हाँ, तो कंटिन्यूस इन एंड आउट यानी मुसलसल अंदर और बाहर होना। किसका? गैसेस का। क्योंकि जब हवा मूव करेगी तो गैसेस अंदर और बाहर तो होंगी। हाँ, तो वेंटिलेशन में क्या होता है कि मुसलसल गैसेस अंदर और बाहर होती हैं। किसके दरमियान? आपके लंग्स के दरमियान और आउटर एनवायरनमेंट के दरमियान। और आपका जो आउटर एनवायरनमेंट है वो कौन है? वो एयर है। मैं लिख रहा हूँ आउटर एनवायरनमेंट। बहुत 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 आसान पॉइंट है। सबसे पहला रेस्पिरेटरी फंक्शन है वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट। और जब मूवमेंट होगी एयर की तो मुसलसल गैसेस इन और आउट होंगी, इन और आउट होंगी। कहाँ पे? लंग्स में और आउटर एनवायरनमेंट में। आउटर एनवायरनमेंट का मतलब जो चीजें बाहर हैं। अब क्योंकि कंटिन्यूअस इन और आउट हो रहा है हवा का, तो हवा में तो ऑक्सीजन भी है। हाँ, तो जब कंटिन्यूअस इन होगी हवा तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। इसका मतलब ये तो ऑक्सीजन सप्लायर हो गया। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई इनकी। आउट भी तो करें। जब आप कंटिन्यूअस हवा को अंदर लाएंगे तो ऑक्सीजन कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है। इसी तरह से जब आप कंटिन्यूअस आउट करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या चीज बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ओ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। अच्छा, अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है, तो जो चीज हमारे काम की नहीं होती उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। अब जरा इस फंक्शंस को दोबारा समझें। इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर। तो जब हवा मूव करेगी तो वो कंटिन्यूअसली इन और आउट जाएगी। कहाँ पे? लंग्स से आउटर एनवायरनमेंट में, यानी आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स में और लंग्स से आउटर एनवायरनमेंट में। अब इन होने का मतलब है कोई चीज अंदर आ रही है तो कौन आएगी? ऑक्सीजन आएगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीजन सप्लायर। अच्छा, आउट, बाहर जाना। तो किसको बाहर लेके जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? काम का ही नहीं है। हाँ, तो जो चीज काम की नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली, अगर हम इसे एक अल्फाज में बयान करें कि यार ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो यार क्या ये गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ? ओहो, इसका मतलब इसका काम गैसेस एक्सचेंज करना है। और आपको पता है जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो वो आपकी नाक से गुजरती हुई जाती हैं। और आपकी नाक में बाल होते हैं, म्यूकस होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। तो वो हवा को क्या कर देते हैं भाई? वो हवा को ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, गीला कर देते हैं, गीला गीला। हाँ, तो जब हवा आपकी नाक के अंदर जाती है तो गंदी गंदी नाक से गीली हो जाती है। इसे हम कहते हैं कि भाई ये तो ह्यूमिडिफायर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमिडिफायर है। तो ये क्या करता है? ये गैसेस को ह्यूमिडिफाई भी करता है और ये गैसेस को वार्म भी करता है। तो सिंपल अगर हम समराइज करें काम को, तो ये वेंटिलेशन कर रहा है। वेंटिलेशन का मतलब मुसलसल गैसेस को अंदर और बाहर कर रहा है। गैसेस को मुसलसल अंदर और बाहर कर रहा है। तो अंदर करते हुए क्या करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अच्छा, बाहर करते हुए क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। इसका मतलब ये तो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है भाई। हाँ, एक गैस को दूसरी गैस से रिप्लेस कर रहा है। और ना सिर्फ रिप्लेस कर रहा है, बल्कि जब गैस हमारे नाक में जाती है तो नाक में जाने के बाद वो बालों से और
म्यूकस से इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करने की नतीजे में वो ह्यूमिडिफाई यानी लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट उसमें ऐड हो जाता है और वो हल्की सी गीली हो जाती है, तो हम इसे कह रहे हैं ह्यूमिडिफाई होना और वार्म होना। ये जो गैसेस एक्सचेंज की मैंने बात करी, तो आप इसे कन्वर्जन ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। सेकंड टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, और रेस्पिरेटरी सरफेस को अगर मैं डिफाइन करूंगा आपके लिए, तो सिंपली द एरिया, द एरिया का मतलब वो जगह, हाँ, द एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, एक ऐसी जगह जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। अब अगर हम बात करें इंसान के बच्चों की, तो इंसान के बच्चों के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उसे हम कहते हैं एल्विलाई। अगर आप एक से ज्यादा की बात करें, और अगर आप सिंगुलर की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एल्विलस। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। एक एक करके हम जल्दी जल्दी रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस की पहली प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, इट मस्ट बी थिन। यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बहुत पतली होनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? ताकि आराम से गैसेस उसमें से आर पार हो सके। अगर वो थिन नहीं होगी, तो गैस ना अंदर जाएगी ना गैस बाहर आएगी। अब कितनी थिन होनी चाहिए? या तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, या 1 मिलीमीटर से भी कम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है आपने, ये बहुत पतली होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत पतली होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि ये मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, मस्ट बी मॉइस्ट। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस गीली नहीं होगी तो उस पर क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सर्दियों में अगर आप देखें, तो सर्दियों में पानी की कमी की वजह से आपकी स्किन पे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप लोशन लगाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, क्रैक खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो अगर ये गीली नहीं होगी रेस्पिरेटरी सरफेस, तो इस पे क्रैक पड़ने शुरू हो जाएंगे, यानी एल्वेलाई रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे एल्वेलाई। तो आपने लाजमी तौर पे याद रखना है कि ये मॉइस्ट होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये पोमिएबल हो। पोमिएबल का मतलब होता है कि ये अपने अंदर से चीजों को पास कर सके। ठीक है, इनके भी मतलब हम लिख देते हैं वेट। पोमिएबल का मतलब एबल टू पास, मतलब आपकी मेम्ब्रेन ऐसी ना हो जो किसी चीज को पास ही ना होने दे। तो जो किसी चीज को पास नहीं होने देती उसे हम कहते हैं इम्पोमिएबल, इम्पोमिएबल। तो ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, पोमिएबल हो। तीसरी बात परमीबल। अब चौथी बात आपने याद रखनी है कि सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई का मतलब यहां पर घड़ों ब्लड सप्लाई हो, घड़ों ब्लड सप्लाई। क्यों? क्योंकि जो आपके देखें, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन लंग से कौन लेके जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाएगा, तभी तो बनेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके आएगा? भाई ब्लड ही तो लेके आएगा। तो लंग्स, लंग्स क्या कर रहे हैं? लंग्स ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहे हैं। ओ, अंदर किसके पास? ब्लड के पास। तभी तो वो ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? हम्म। और लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आता है? ब्लड ही तो लेके आता है। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो क्या गंदा खून आएगा? नहीं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। तो क्या वो खून साफ होगा? नहीं। क्या ऑक्सीजन? नहीं।
तो भाई ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है, ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है। पांचवी रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे वो है लार्ज सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्विलाई हैं उनका एरिया ज्यादा होना चाहिए। क्यों? जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज, समझे? जितनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। समझते हो ना मेरी बात? देखें, अगर तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा, ठीक है, यानी कि तुम्हारी नाक बड़ी, तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा, तो क्या मतलब हुआ? भाई गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा। ओ, अगर गैसेस एक्सचेंज ज्यादा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगी और ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो इसका मतलब लार्ज सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। छठी प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको समझने के लिए। लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट एक बहुत ही मुश्किल चीज है। अच्छा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट हम किसे कहते हैं? डिफ्यूजन ग्रेडियंट हम कहते हैं डिफरेंस को। हायर और लोअर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, उस हायर और लोअर वैल्यू के डिफरेंस को हम कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, मान लें एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ तीन पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे अगर तीन पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे मैं पार्टिकल्स की तादाद लिख रहा हूँ तीन। और एक ऐसी जगह है जहां पर छः छः पार्टिकल्स की तादाद है, छः छः पार्टिकल्स की तादाद। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? छः। अब अगर आप इनका डिफरेंस निकाल लें, तो 6 - 3, यानी हायर में से लोअर को माइनस कर दें। देखिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें क्योंकि कम पार्टिकल्स हैं तो आप इसे बोलेंगे लोअर रीजन, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे? हायर रीजन, है ना? हम्म। कभी भी अगर हम हायर रीजन में से लोअर रीजन माइनस कर दें, यानी हायर रीजन कितना है 6 और लोअर रीजन कितना है 3, तो 6 - 3 = 3। ओ, यही तो है, यही तो है डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अच्छा, अब देखें अगले ही लम्हे क्या होगा। हायर से पार्टिकल्स उठ के लोअर पे चले जाते हैं। हायर से पार्टिकल्स उठ के कहाँ चले जाते हैं? लोअर पे। यानी पहले तीन पार्टिकल्स थे, अब एक और उठ के चला जाएगा, तो कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? चार पार्टिकल्स हो जाएंगे। यहाँ पे छह की जगह फिर कितने रह गए? यहाँ पे तो छह की जगह पांच रह गए, क्योंकि एक तो उठ के बराबर में चला गया। अब देखें जरा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं अब वो तीन की जगह चार हो गए, और यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो छह की जगह पांच हो गए। अच्छा, खैर, इस वक्त ये हायर, ये लोअर है क्योंकि यहाँ पे कम है, और ये हायर है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा है। अगर मैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट निकालूं, यानी कि हायर कंसेंट, हायर रीजन माइनस लोअर रीजन, तो हायर रीजन कितना है भाई? 5। और लोअर रीजन कितना है? 4। तो पांच में से चार निकालेंगे, कितने बचेगा? एक। तो दैट इज वन इज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब क्या होगा अगले लम्हे, कि जो हायर वैल्यू है इसमें से एक और पार्टिकल उठ के यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर पांच हो जाएंगे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? चार। यानी हायर और लोअर ही उल्टा हो गया, और जाहिर डिफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन लेकिन आप खुद सोचें, आप खुद सोचें, अगर पहले आपका डिफ्यूजन ग्रेडियंट कितना था? देखिए, पहले आपका डिफ्यूजन ग्रेडियंट कितना था? 3। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ वही तीन पार्टिकल लेते हैं, तो यानी कि पार्टिकल्स कितने हैं? 3 एक तरफ, और दूसरी तरफ हम घड़ों पार्टिकल्स लेते हैं। कितने पार्टिकल्स? घड़ों पार्टिकल्स। ओ, घड़ों पार्टिकल्स भाई, घड़ों पार्टिकल्स। जरा देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पार्टिकल्स यार।
अब जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट आएगा वो क्या होगा, हायर रीजन माइनस लोअर रीजन। तो हायर रीजन इज 17, लोअर रीजन इज 3, दैट इज 14। ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट है। अब क्या होगा, ये लोअर है, ये हायर है। पार्टिकल्स हायर से उठ के कहाँ जाएंगे, लोअर पे। जब पार्टिकल्स हायर से उठ के लोअर पे जाएंगे तो ये 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4। और इस 17 की जगह कितना रह जाएगा, 16। अभी भी बहुत डिफरेंस है। फिर ये 4 की जगह कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि और पार्टिकल्स आएंगे। और ये 16 की जगह कितना रह जाएगा, 15। ओहो बहुत डिफरेंस है, और करो। ये 5 की जगह कितना हो जाएगा, 6। ये 15 की जगह कितना हो जाएगा, 14। हायर से वैल्यू कम होती रहेगी, लोअर पे बढ़ती रहेगी। फिर ये 6 की जगह और बढ़ के 7 हो जाएगा। ये 14 की जगह कम होके 13। ओ अभी भी बहुत डिफरेंस है, 7 और 13 में बहुत डिफरेंस है भाई। फिर दोबारा एक पार्टिकल उठ के जाएगा तो ये 8 पार्टिकल्स हो जाएंगे, यहाँ पर मजीद एक कम हो जाएगा, 12। फिर अभी भी डिफरेंस है, 8 और 12। फिर क्या होगा, 8 में एक वैल्यू और बढ़ेगी क्योंकि एक और पार्टिकल मूव करेगा, तो 9। ये एक कम हो जाएगा क्योंकि हायर से लो पे जा रहे हैं ना। फिर अब ये कितने हो जाएंगे, 10। एक और पार्टिकल बढ़ेगा, ये कम कर दें, कितने हो गए, 10। ओ डिफ्यूजन ग्रेडियंट जीरो हो गया। क्यों, अब 10 माइनस टेन, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, तो 10 माइनस टेन इज जीरो। लेकिन ये जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट जीरो हुआ, ये बहुत टाइम बाद हुआ, बहुत टाइम बाद। इसका मतलब जितना ज्यादा डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल शिफ्ट करेंगे। अब आप इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे कि अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा, इसका मतलब हायर रीजन पर पार्टिकल ज्यादा। और क्योंकि अभी तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हायर रीजन पर ऑक्सीजन ज्यादा। अच्छा, अब याद रखिएगा हायर रीजन क्या होगा, इनहेलेशन करते हुए हायर रीजन जो होगा वो कौन होगा। इनहेलेशन करते हुए जो हायर रीजन होगा वो होगा आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आउटर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फौरन 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 ऑक्सीजन लोअर रीजन में जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लोअर रीजन में मूव करेगी। अब लोअर रीजन कौन होगा आपका इस वक्त, लोअर रीजन होगा लंग। अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा, आउटर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा, तो आपके लंग्स में भी फिर ज्यादा ऑक्सीजन मूव करेगी। अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट कम, हायर रीजन में ऑक्सीजन कम, तो लंग्स के अंदर भी कम ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी। आसान भाषा में आपने इतनी बात याद रखनी है कि अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब हाई टू लो में डिफरेंस, हाई टू लो में, हाई टू लो में डिफरेंस। अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट ग्रेडियंट ज्यादा, तो हायर और लोअर रीजन में डिफरेंस ज्यादा। इसका मतलब हाई रीजन ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां ऑक्सीजन ज्यादा, वहां से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, लोअर रीजन पे। और लोअर रीजन कौन होगा, आपका स्टम, आपका लंग्स। तो ये हमारे सेकंड सब टॉपिक की डिटेल थी। लास्ट वाले पॉइंट पर आप इतना कंफ्यूज नहीं हुईगा, बस आप इतना याद रखें कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए। डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा होगी। अल्लाह हाफिज।